नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन बात करें चैप्टर संख्या 2 है, इसका जो पार्ट नंबर जो 3 है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने पढ़ा था, भाई क्या पढ़ा था कि जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, कितने भागों में डिवाइडेशन होती है। तो दो भाग पढ़े थे, एक तो पराकोष की वृद्धि पढ़ा था, एक पढ़ा था भाई लघु बीजाणु जनन कोशिका के नाम से पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें जो पराकोष की वृद्धि है वो मुख्य रूप से भी 4 प्रकार से होती है। कौन कौन से होती है, या 4 भागों में बटी होती है, कौन कौन सा था। तो बाह्य संवृत्त पढ़ा था, इसके अलावा अंतःशिशम पढ़ा था, इसके अलावा मध्यव्रत पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था कौन सा टेपिटम पढ़ा था। उन सभी के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन के सबसे पहले अपने को डेफिनेशन की पता होनी चाहिए कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। तो सिंपल सी बात यह है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणुओं का निर्माण ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको बोलते हैं एमएमसी के नाम। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है भाई, कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है कि एमएमसी, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से कौन किसका निर्माण हो रहा भाई, लघु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है भाई, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है भाई, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने से कितने लघु बीजाणु बनेंगे भाई, 4 लघु बीजाणु। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। 4 लघु बीजाणु बनते हैं। 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं अपने पास में, ये चारों के चारों किस अवस्था में रहते हैं, चतुष्क अवस्था में। चारों के चारों किस अवस्था में रहते हैं, चतुष्क अवस्था में, जिसको किस नाम से जानते हैं, टेट्राइड अवस्था में रहते हैं। चतुष्क अवस्था में रहते हैं चारों लघु बीजाणु, चतुष्क अवस्था में रहते हैं। और किसके द्वारा, वो मान लो ये 4 लघु बीजाणु अपने पास में इस प्रकार, 1 2 3 4, 4 लघु बीजाणु है। किस अवस्था में है, चतुष्क। किस अवस्था में है, चतुष्क अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा घिरे होते हैं, तो भैया होता है केलेज जो परत होती है इसके द्वारा। चतुष्क के चारों लघु बीजाणु, चतुष्क के चारों लघु बीजाणु, चतुष्क के चारों लघु बीजाणु, चतुष्क के चारों लघु बीजाणु केलेज परत द्वारा, केलेज परत द्वारा ढके रहते हैं, ये घिरे रहते हैं। चतुष्क के चारों लघु बीजाणु है वो केलेज परत के द्वारा क्या होता है भी घिरे रहते हैं। अब ये जो केलेज परत है उनको तोड़ने के लिए अपने को एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम का नाम है क्या है, केलेज एंजाइम। ये जो परत है इस परत को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, केलेज एंजाइम की। केलेज एंजाइम की क्या होती है अपने को आवश्यकता। ये जो केलेज एंजाइम है उसकी सहायता से इसकी वृद्धि है उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, या उसको हटाया जाता है। हटाने से चारों जो लघु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं भाई, स्वतंत्र हो जाते हैं। हटाने से चारों लघु बीजाणु है, चारों लघु बीजाणु, चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। चारों के चारों जो लघु बीजाणु है वो स्वतंत्र हो जाते हैं इस प्रकार। चारों के चारों जो लघु बीजाणु है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने के कारण आगे जाकर किसका निर्माण कर लेते हैं, परागकण का निर्माण कर लेते हैं, जब परागकण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या डेफिनेशन की बात करें कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये जो लघु बीजाणु जनन होता है
ठीक है, उसमें अर्धसूत्री बांधूंगा हुआ क्या लघु बीजाणु बनते हैं, चारों चारों चतुष्क अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा घिरे होते हैं भाई, केलेज परत के द्वारा घिरे होते हैं। उसको केलेज परत को हटाने के लिए केलेज एंजाइम की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर चारों के चारों लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। वो स्वतंत्र होने के बाद में ये आगे जाकर परागकण कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परागकण के बारे में। तो ये है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना इंग्लिश में होता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की संरचना की अपन बात करें तो परागकण की संरचना होती है मुख्य रूप से भी दो प्रकार से होती है। एक तो होती है बाह्य चोल, एक होती है अंतर चोल। बाह्य चोल, एक होती है भाई अंतर चोल। अंतर चोल, बाह्य चोल को बोलते हैं एक्साइन, अंतर चोल को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, दो प्रकार। सबसे पहले अपन बात करेंगे बाह्य चोल। तो बाह्य चोल की अपन बात करते हैं ये सबसे बाहर का भाग, सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग। इसके अलावा ये भाग होता मोटा होता है, इसके अलावा अलंकृत होता है, इसके अलावा एक कटापटा होता है, कटापटा। ठीक है, ये सबसे बाहरी भाग होता है, मोटा होता है, अलंकृत होता है, खुरदरा होता है, कटापटा होता है। ठीक है, इसके ऊपर किसका जमा होता है, स्पोरोपोलिन का, स्पोरोपोलिन का जमा। इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का क्या होता है, जमा होता है। और स्पोरोपोलिन का जमाव होने के कारण इसका जैविक रूप से और भौतिक रूप से अपवर्तन नहीं होता है। यानी जैविक रूप से, जैविक रूप से वो भौतिक रूप से, वे भौतिक रूप से अपवर्तन नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता है। यदि जैविक रूप से और भौतिक रूप से अपवर्तन नहीं होगा तो जो परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो बाह्यचोल या एग्जाम की अपन बात करें तो ये सबसे बाहरी भाग होता है, मोटा होता है, खुरदरा होता है, अलंकृत होता है। ठीक है, कटापटा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसका जमाव होता है, स्पोरोपोलिन का जमाव होता है। स्पोरोपोलिन के जमाव होने के कारण इसका जैविक रूप से और भौतिक रूप से अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण जो परागकण है वो लंबे समय तक क्या रहते हैं भाई, सुरक्षित रहते हैं। ये कौन था भाई, बाह्यचोल। बात करते हैं भाई अंत्यचोल की। बाह्यचोल के नीचे का भाग, बाह्य चोल है उस बाह्य चोल के नीचे का भाग, बाह्य चोल के नीचे का भाग होता है। इसमें किसका बना होता है, ये पेक्टिन और सेलुलोज का, पेक्टिन व सेलुलोज, पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। पेक्टिन का और इसके अलावा किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि ये अंकुरण के समय परागनलिका का निर्माण करता है। अंकुरण के समय, अंकुरण के समय परागनलिका का निर्माण करता है। अंकुरण के समय परागनलिका निर्माण करता है। अंकुरण के समय परागनलिका क्या करता है, निर्माण करता है। कौन भी, अंतःचोल। तो मेरे हिसाब से बाह्यचोल और अंतःचोल दोनों समझ में आ गया होगा कि बाह्यचोल क्या है, सबसे बाहरी भाग होता है, मोटा होता है, खुरदरा होता है, अलंकृत होता है, कटापटा होता है। ठीक है, इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का जमाव होता है, जमाव होने के कारण इसका जैविक रूप से और भौतिक रूप से अपवर्तन होता है। इसी कारण जो परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कि उसमें भी पूछा गया था कि परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं, तो स्पोरोपोलिन के कारण रहते हैं। क्यों, क्योंकि जैविक और भौतिक रूप से अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है अंतःचोल, जिसमें लिखा था कि बाह्यचोल के नीचे का भाग होता है, मुख्य रूप से पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा जो अंकुरण के समय किसका निर्माण करता है, परागनलिका का निर्माण करता है। इसके डायग्राम की ऊपर बात करें तो देखो, ठीक है, तो ये जो भाग है
इसको तो बोलेंगे भाई बाह्य छोर। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य छोर। ये जो भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं अंतः छोर। अंतः छोर। इसको बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र। ये होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक वगैरह, इसको बोलते हैं केंद्रक। और जो यहाँ पे इस प्रकार से संरचना होती है इसको बोलेंगे भाई यहाँ पे वैक्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो बाह्य छोर की बात करते हैं। सबसे बाहर का भाग है मोटा होता है, खुरदरा होता है, कटा फटा होता है, अलंकृत होता है। ठीक है, इसके अलावा किसका जमा होता है? इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का जमाव होता है, और स्पोरोपोलिन का जमाव होने के कारण जो परागण है वो लंबे समय तक क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। क्यों? कि उसमें क्या होता है भाई? जैविक रूप से, भौतिक रूप से क्या नहीं होता भाई? अपघटन नहीं होता है। दूसरा वाला जो भाग है कौन सा? कभी अंतःचोल होता है। एक जो बाह्य चोल ये वाला भाग है, इसके अंदर वाला भाग है कौन भाई? अंतःचोल होता है। किसका बना होता है ये भाग? ये भाई मुख्य रूप से पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। और अंकुरण के समय किसका निर्माण करता है? परागनलिका। ये जो जनन छिद्र दिख रहा है इससे परागनलिका बनती है। किसी भी जनन छिद्र से क्या बन जाती है? परागनलिका का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इसमें केंद्रक होता है, इसके अलावा इसमें क्या होती है? रिक्तिका वगैरह होती है। तो आज का ये टॉपिक था जिसका नाम था परागकण की संरचना। कल अपन बात करेंगे नर युग्मकूद्भिद के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।